बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लीनियर अलजेब्रा के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। होप सो आपको याद होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो कंसिस्टेंट सिस्टम के क्योंकि दो केस होते हैं, हमने ये पढ़ा था कि दो तरह के जो है वो केसेस हो सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए कि या तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमने ये पढ़ा था कि उसके दो जो है वो मज़ीद केस होते हैं कि या तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर बहुत ज़्यादा सोल्यूशन होंगे, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे। और यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, इन दोनों केसेस को विद एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम है तो इसका मतलब है कि इसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनकंसिस्टेंट सिस्टम। डेफिनेशन इसकी ऑलरेडी हम जो है वो कर चुके हैं। हमें पता है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम जो है वो ऐसा लीनियर सिस्टम होता है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे ताकि हम देख सकें कि सोल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता। तो एग्जांपल के लिए मैं इसको एग्जांपल नंबर 3 कहूँगी क्योंकि हम दो एग्जांपल्स जो है वो कंसिस्टेंट में ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको कहा ये दिस इज़ एग्जांपल नंबर 3। सो एग्जाम्पल नंबर 3 है तो मैं इसको कंसीडर करती हूँ। लेट्स सपोज वी हैव गिवन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 7। थर्ड इज 3x प्लस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू -3। सो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास गिवन है। हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। हमें नहीं पता कि ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, हमें जस्ट ये कहा गया है कि हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्व करना है या फिर इसका फाइंड द सोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है हम इसको जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पता है पहला मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट्स का होता है। सो कोफिशिएंट्स अगर मैं लिखूँ तो x के मेरे पास बन रहे हैं 1 2 3 और y के बन रहे हैं -1 -6 एंड 5 और z के कोफिशिएंट है 2 5 एंड 4। इनटू वेरिएबल आप देख सकते हैं 3 वेरिएबल हैं x y एंड z। दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज़ 1 7 एंड -3 राइट हैंड साइड ऑफ गिवन इक्वेशंस, और इसको हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। अब हमने क्या लिखना है इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि आपको पता है जब भी हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होता है, हम इसको सोल्यूशन फाइंड करना होता है तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनसे हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हम जो है वो बेसिकली जो है वो गॉस जॉर्डन मेथड या फिर जो है वो रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में इस सिस्टम को कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। सो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हुए हमने सिस्टम को जब रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो आपको पता है उसके लिए हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है। तो इसका हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेते हैं, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको पता है कि जब हम ए मैट्रिक्स को विद कांस्टेंट बी या फिर बी कॉलम के साथ लिख लेते हैं तो इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। सो मैंने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले लिया विच इज़ 1 2 3 -1 -6 5 2 5 4 विद इट्स बी कॉलम विच इज़ 1 7 एंड -3। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अब सबसे पहला काम आपको पता है हमारा जो होता है वो हम इसकी फर्स्ट डायगोनल एंट्री को 1 बनाते हैं। इस केस में बिकॉज ऑलरेडी 1 है तो इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको जो है इसकी बिलो एंट्रीज दोनों को 0 0 बनाएंगे। सो 1 वाली रो जो है वो फिक्स हो गई बिकॉज इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा। सो यहाँ पे हमें चेंज रिक्वायर 0 बनाना है, इसका मतलब है चेंज R2 में आ रहा है। R2 +2 है तो हमें -2 R1 करना पड़ेगा। सिमिलरली R3 में चेंज आ रहा है, R3 में आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, सो +3 है तो -3 R1।
ऑपरेशन जब भी अप्लाई मैं कर रही हूँ, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जब भी आपने जिस रो में चेंज लेके आना होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जिसकी मदद से करते हैं वो उसी की मदद से करते हैं जिसमें हम ऑलरेडी 1 बना चुके होते हैं। तो जिसमें 1 बना चुके होते हैं उसी को यूज़ करते हुए हम ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। सो R2 में चेक करते हैं कि हमारी जो रो है वो किस तरह से बनती है। ये बन गया 2 - 2 0। आप इसको सेपरेटली यहाँ साइड पे लिख के भी कर सकते हैं। -6 + 2 -4, 5 - 4 1, 7 - 2 5, 3 - 3 0, 5 + 3 8, 4 - 6 -2, -3 - 3 -6। तो अब यहाँ पे देख लें कि हमें यहाँ पे 1 रिक्वायर्ड है। सेकंड डायगोनल एंट्री को हमने 1 बनाना है। देखें, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करती हूँ तो पूरी ये फ्रैक्शन बन जाएगी। अगर मैं यहाँ 8 से डिवाइड कर दूंगी तो ये भी फ्रैक्शन बन जाएगी। तो इसका मतलब है दोनों तरह से पॉसिबिलिटी सेम है। सो मैं इसको इंटरचेंज करने के बजाय सेकंड रो को ही चेंज कर दूंगी। सेकंड रो को डिवाइड कर देंगे -4 से। तो इसको कन्वर्ट करते हैं ताकि यहाँ पे जो है वो 1 बन सके। अब हमारे पास जो चेंज है वो फर्स्ट और थर्ड में नहीं आ रहा बल्कि सेकंड में आ रहा है। सो फर्स्ट और थर्ड को मैं एज इट इज़ लिखूंगी। फर्स्ट रो है 1 - 1 2 एंड 1। थर्ड रो है 0 8 -2 एंड -6। R2 में चेंज आ रहा है। R2 में क्या चेंज हम कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री थी -4 जो जिसको हमें 1 बनाना है। सो -1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब -1/4 से मल्टीप्लाई किया या -4 से डिवाइड किया तो ये बन गया 0 1 -1/4, और यहाँ पे बन रहा है -5/4। तो अब यहाँ पे देखें सेकंड डायगोनल एंट्री 1 बन चुकी है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इसकी अबव एंड बिलो एंट्री को 0 बनाना है। सो अबव एंड बिलो एंट्री को 0 बना लेते हैं। अब देखें कि सेकंड रो में 1 बन चुका है इसलिए वो एज इट इज़ रहेगी। सो मैंने उसको एज इट इज़ लिख लिया। अब चेंज आ रहा है R1 में। R1 में क्या चेंज आ रहा है, R1 -1 है तो हमें +1 R2 करना पड़ेगा। R3 में चेंज आ रहा है। R3 में आप देख सकते हैं यहाँ +8 है तो हमें -8 R2 करना पड़ेगा। इस तरह से ये बन गया 1 -1 + 1 0 2 - 1/4 दिस इज 7/4 1 -5/4 दिस इज -1/4। अब ये थर्ड रो पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन रहा है 0 - 0 8 - 8 is 0 -2 - 2 which is -4 -2 + 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस को प्लस हो जाएगा। सो -2 + 2 दिस इज 0। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं -6 एंड -6 + 10 तो ये बनता है 4। तो यहाँ पे देखें हम जो केस आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। तो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम में अभी जो है वो हमने डिस्कस किया था कि इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसकी आप कंडीशन देख सकते हैं सोल्यूशन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे मोस्ट राइट हैंड साइड पे जो हमारा कॉलम होता है वहाँ पे वैल्यू नॉन ज़ीरो है, बाकी सारी ज़ीरो आ रही है किसी एक रो में। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो सिस्टम है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अगर मैं इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या फॉर्म बनती है, ये बन जाएगा x, यहाँ पे y कोफिशिएंट नहीं है सो मुझे g लिखना पड़ेगा +7/4g इज इक्वल टू -1/4। सेकेंड इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो वो है y - 1/4g इज इक्वल टू -5/4। अब लास्ट पे देखें, ये लास्ट वाला क्या बन रहा है, सारे ज़ीरो हैं, इसका मतलब है 0 इज इक्वल टू 4। तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, सो नॉट पॉसिबल। तो जब हमारी कोई एक ऐसी रो आ गई है जो पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से हमें पता चला कि जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
solution of this system does not exist। जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पे से हमने कंक्लूड किया द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट क्यों है, इसकी रीज़न भी हमें पता है, ड्यू टू नो सोल्यूशन, बिकॉज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से जो हमारा गिवन सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ तक हमने जो है वो जो फाइंड कर लिया इसका इनकंसिस्टेंट सिस्टम जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो इस तरह से जो इसका थर्ड केस हमारा रहता था वो भी आज हमने डिस्कस कर लिया है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब जो है वो इसी से रेलिवेंट एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद इसकी समझ आ जाए कि हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। सो एक और इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। जी, तो एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम 3x plus 2y minus 5z is equal to 4, x plus y minus 2z is equal to 1, 5x plus 3y minus 8z is equal to 6। तो आपने इसका जो है वो सोल्यूशन फाइंड करना है और चेक करना है ये जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सॉल्व इट। इसको अपने कंप्लीट क्लास में कर लेना है ताकि आप जो है इसको समझ सकें। जी, तो नेक्स्ट अब इसी के साथ, क्योंकि ये एग्जाम्पल तो आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करके इसको कंप्लीट कर लेना है। सो हम जो है वो नेक्स्ट वाला टॉपिक करते हैं और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट से रेलिवेंट है। सो नेक्स्ट टॉपिक का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को जो अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन है वो तो ऑलरेडी हमें आती है, हम कर चुके हैं, उसके को हमने एग्जांपल्स भी काफ़ी की हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इसको ज्योमेट्रिकली करने के लिए मैं ये करती हूँ कि दो वेक्टर ले लेती हूँ। कंसीडर the two vectors v1 and v2। हमने इसमें करना क्या है, पहले मैं इसको जो है लिख लेती हूँ सारा कि we will show that area of the parallelogram spanned by these vectors by these two vectors is given by the formula determinant of v1 v2 is equal to v11 v12 v21 and v22। अब देखें कि इसमें हमने करना क्या है। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट जब हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैंने ये किया है कि मैंने दो वेक्टर ले लिए हैं v1 एंड v2। अब ये है कि हमने ये शो करवाना है कि इन दो वेक्टर से जो हमारे पास पैरेललोग्राम बनती है उस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इस डिटर्मिनेंट के इस फॉर्मूला के इक्वल है। अब यहाँ पे ये जो मैंने v11 v12 लिखा है ये क्या है, वेयर
जो वेक्टर v1 है, दिस इज v11 i यूनिट हेड प्लस v12 j, v2 वेक्टर सिमिलरली v21 प्लस v22 j यूनिट हेड। तो ये हमारे पास इसके वेक्टर्स हैं। तो अब फर्स्ट पहले मैं इसका लिख लेती हूँ, उसकी सारी थ्योरी की हम इसमें करने क्या जा रहे हैं। तो इसको लिखने के बाद जो है पहले मैं इसका सारा मेथड लिखूँगी, उसके बाद हम इसको मैथमेटिकली करेंगे। टू शो दैट determinant is indeed the area of पैरेललोग्राम को मैं इस तरह से लिख रही हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने पैरेललोग्राम के लिए यूज़ किया है। Indeed the area of parallelogram, we will deform the parallelogram into another parallelogram। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मैं इसको जो है वो अगेन आपको बता भी दूंगी कि करने क्या जा रहे हैं। Then this new parallelogram deform into a rectangle in such a way that the area does not change। We will show here determinant of parallelogram formed and determinant of rectangle is same as determinant of original parallelogram। ओके जी, फाइनली हमने क्या करना है, पहले मैं इसको लिख लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें करने क्या जा रहे हैं। फाइनली we will show that the area of rectangle is simply gives the determinant of corresponding matrix for the rectangle। ओके जी, अब हम इसको देख लेते हैं कि हम जो है वो बेसिकली इसमें करने क्या जा रहे हैं। सो पहले मैं इसको बता देती हूँ, फिर हम इसको मैथमेटिकली करते हैं। हमने ये करना है कि हमने डिटर्मिनेंट को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शो करवाना है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शो करवाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि जो पैरेललोग्राम हम बनाते हैं इन दो वेक्टर से, उसको हम डिफॉर्म करके एक नई पैरेललोग्राम बनाते हैं। और फिर हम ये करते हैं कि वो जो एक नई पैरेललोग्राम होती है उसको फिर से डिफॉर्म करके एक रेक्टेंगल बनाते हैं। लेकिन ये जो हम डिफॉर्म खुद से कर रहे हैं, इनकी जो शेप चेंज कर रहे हैं, इससे इनके एरिया पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए और ना ही इनके एरिया जो है वो चेंज होता है। तो हमने करना क्या है, हमने इन तीनों का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल शो करना है। वो पैरेललोग्राम जो यहाँ से इन दो वेक्टर से बनेगी और वो जो हम डिफॉर्म कर रहे हैं, और उस नई जो डिफॉर्म की हुई
पैरेललोग्राम है उसे मज़ीद डिफॉर्म करके जो हमने रेक्टेंगल बनाई, इन तीनों का एरिया हमने इक्वल प्रूव करना है। और फाइनली इसमें जो हमने करना है वो ये शो करवाना है कि जो रेक्टेंगल है इसका एरिया जो है वो सिंपली दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। सो अब इसको शो करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो है वो ओरिजिनल रेक्टेंगल बनाते हैं जो हमारे पास गिवन है बाय यूजिंग वेक्टर्स। सो अगर मैं लेट्स सपोज कर लेती हूँ कि ये मेरे पास वेक्टर v1 है, ये वेक्टर v2 है। मैं अगर इसको जो है वो बॉल पॉइंट से बनाऊँ, चलिए ठीक है जी, इसी से कर लेते हैं। ये अब देखें मेरे पास दो वेक्टर्स है v1 एंड v2, तो मैंने क्योंकि इसको जो है वो पैरेललोग्राम बनाना है, सो मैंने इसको रीराइट कर लिया। तो इस तरह से ये मेरे पास बन गया v2 और ये बन गया v1 के पैरेलल और ये v2 के पैरेलल। मैं इसको कह देती हूँ ये मेरे पास a b c एंड d इस तरह के ये पॉइंट्स हैं। और जो v2 है मैं अगर इसको v1 ले लूँ तो x एक्सिस पे v1 ले लेते हैं और y एक्सिस पे v2 ले लेते हैं। अगर v1 है तो v1 के यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो देखें v11 एंड v12। सिमिलरली v2 के लिए v21 एंड v22 x एक्सिस पे 1 वाले हैं और इसी तरह से 2 1 है और y एक्सिस पे v12 और इसका y एक्सिस पे v22 है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको डिफॉर्म करके एक नई जो है वो हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं और हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अगर इसको जो है वो डिफॉर्म करूं तो ये मेरे पास एक न्यू जो बनेगी न्यू पैरेललोग्राम बाय डिफॉर्म द ओरिजिनल। जैसे ही मैंने ओरिजिनल पैरेललोग्राम को डिफॉर्म किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में बनेगी। पहले मैं ये ओरिजिनल वाला ही बनाती हूँ। ओरिजिनल मेरे पास था यहाँ पे, ये था जी v2 v1 b है, c v2 है और ये v1 है, ये पॉइंट है d और ये है e। अगर मैं इसको डिफॉर्म करूँ तो देखें ज़रा कि ये किस तरह से बन रहा है। मैं डिफॉर्म इसको कैसे कर रही हूँ, मैंने ये v2 को जस्ट जो है वो इस साइड को मूव कर दिया है, इसको y एक्सिस के ऊपर ले आई हूँ। जब मैंने इसको इधर ला के डिफॉर्म किया, अगर ये इधर मूव किया है तो ऑफ कोर्स इसकी पूरी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। ये भी यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा। सो C जो है वो मूव किया C प्राइम पे, जो D है वो D प्राइम पे मूव कर जाएगा। राइट मैंने v1 को चेंज नहीं किया, मैंने जस्ट v2 को चेंज किया है। सो v2 जो है वो अगर यहाँ पे जाएगा तो v2 प्राइम हो जाएगा। अब देखें v2 प्राइम में चेंज कितना आ रहा है। v2 बेसिकली जो था वो यहाँ पड़ा था, मैं उसको यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि यहाँ पे जो है ये कोई cv1 इतना इसमें चेंज आ रहा है। cv1 कोई भी सूटेबल जो कांस्टेंट है वो c मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और मैं कहती हूँ क्योंकि ये पैरेलल है v1 के, तो मैं ये कह देती हूँ कि ये इसमें इतना चेंज आ रहा है। सो नाउ यहाँ पे जो चेंज आ रहा है इसके रिस्पेक्ट से ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, v2 प्राइम जो इसमें चेंज आने के बाद बनी है वैल्यू वो है v2 माइनस cv1। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। द डिटर्मिनेंट इज, अब इसका जो मैट्रिक्स बन रहा है उसका हम अगर डिटर्मिनेंट लेना चाहें तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ v प्राइम। क्योंकि ओरिजिनल को मैंने कहा था v है, इसको मैंने कह दिया ये v प्राइम, क्योंकि यहाँ देखें प्राइम प्राइम आ रहे हैं। सो d प्राइम का मतलब है कि हमने v प्राइम किसके इक्वल आ रहा है, v1 एज इट इज़ है और v2 में चेंज आ रहा था इसलिए वो 2 प्राइम है। अब मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देती हूँ। सो वैल्यू इसकी v2 प्राइम की रिप्लेस कर दें, v2 माइनस cv1। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें, उसके अकॉर्डिंग आपको पता है हम इसको जो है वो सेपरेट इस तरह से कर सकते हैं। माइनस यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ गया और इस तरह से इनको हमने कंबाइन कर लिया। अब आपको पता है कि ये इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ v1 एंड v2, बिकॉज ये आपको पता है कि अगर दो सेम वेक्टर, दो सेम रोज या दो सेम कॉलम हो जाएं तो उनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। सो ये 0 हो गया। अगर हम ये चेक करें तो ये ओरिजिनल जो हमने इसका फॉर्मूला स्टार्ट में लिया था कि हमने इसके इक्वल प्रूव करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये उसी के इक्वल है जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ v के इक्वल है। देखें ये इसी के इक्वल है
अगर मैं इसको कह दूं कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ v है, अगर मैं इसको 1 कह दूं, सो बाय यूजिंग 1 दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ v एंड डिटर्मिनेंट ऑफ v प्राइम। देखिए मैंने यहाँ तक ये प्रूव कर दिया है कि जो ओरिजिनल पैरेललोग्राम थे और जो मैंने बनाई, जो डिफॉर्म की, ये दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम आ रहा है। सो अब हम इसको मज़ीद डिफॉर्म कर लेते हैं। नाउ again deform to find rectangle, area of rectangle। ओके जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हम इसको अब जो है वो रेक्टेंगल में डिफॉर्म कर लेते हैं। सो अगर मैं इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करूं तो देखिए अब जो न्यू यहाँ पे बनी है ये रेड लाइंस वाली, मैं वो वाली ड्रॉ करूँगी। जो ये चेंज आ चुका है अब मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, तो मेरे पास ये फॉर्म कुछ इस तरह से बनती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डी प्राइम पे हमारे पास v2 प्राइम है और यहाँ पे हमारे पास था v1, और ये कुछ इस तरह की फॉर्म थी। v1 ये पॉइंट था हमारा c प्राइम, ये पॉइंट था b और ये था a। और ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से डिफॉर्म करना है। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम v1 को जो है वो नीचे को मूव कर दें, एक्स एक्सिस पे लें। तो जब मैंने इसको मूव किया तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने b को मूव किया तो ये क्या बन जाएगा, b प्राइम। अब क्योंकि प्राइम वाला हम काम कर चुके हैं इसलिए मैंने इसको b डबल प्राइम कह लिया। सिमिलरली जब c मूव करेगा तो ये b यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, c डबल प्राइम। अब चेंज किस में आ रहा है, v1 में, तो ये क्या बन गया, v1 प्राइम। अब देखिए v1 प्राइम में कितना चेंज आ रहा है। लेट्स सपोज मैं इसको कह देती हूँ, ये क्या है, c v2 कितना है, v2 प्राइम। सो मैं ये कहती हूँ कि इसमें c v2 प्राइम के अकॉर्डिंग इसमें चेंज आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे अब देखूँ, नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ v1 प्राइम जो बन रही है वो क्या है, v1 में कितना चेंज है, माइनस c v2 प्राइम। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि ये v डबल प्राइम है, सो v डबल प्राइम का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो ये आपको पता है हमारे पास इक्वल आ जाएगा v1 प्राइम के और v2 प्राइम। अब दोनों में चेंज आ चुका है। सो अगर मैं इन दोनों का चेंज आने के बाद अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास इक्वल आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ v1 की वैल्यू रिप्लेस कर दें यहाँ पे, डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें तो ये बनता है v1 v2 प्राइम माइनस c डिटर्मिनेंट ऑफ v2 प्राइम एंड v2 प्राइम, और ये क्योंकि सेम है तो ये ज़ीरो हो गया। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब मैंने इसमें वैल्यू रिप्लेस की तो ये जो है वो सेम आ रहा था। सो जी यहाँ पे आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू आ रही है वो ये ज़ीरो है और ये हमारे पास इक्वल आता है डिटर्मिनेंट ऑफ v प्राइम के, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ v के ही इक्वल है। अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये 2 है, सो बाय यूजिंग 2 ये मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है कि जिसमें तीनों डिटर्मिनेंट सेम आ रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ v इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ v प्राइम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ v डबल प्राइम। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ तक हमने सेम इसको प्रूव कर दिया है। एक पॉइंट हमारा रहता है कि इसको हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है। सो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप सो आज की समझ आई होगी, तो आपने इसकी प्रैक्टिस क्लास भी करनी है। नेक्स्ट टाइम हम इसको अगेन यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह।